नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आइपा में। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता के सरोकारों की। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डीसी पिसबोला जी मौजूद हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आइपा में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि जो प्रचलन है आजकल राजनीति का, जो एक मेथड चलता हुआ आ रहा है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? जो आजकल राजनीति में एक ट्रेंड चल रहा है, प्रचलन चल रहा है, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि राजनीति के जो होते हैं मूल 4 जो है आधारभूत स्तंभ होते हैं। एक तो शुचिता है, न्याय है, समता है, अहिंसा है। तो आजकल जो राजनीति है उसमें हम देखते हैं कि हमें ना तो राजनीति में कहीं शुचिता रह गई, ना कहीं न्याय रह गया, ना कहीं समता का भाव रह गया, ना कहीं अहिंसा का भाव रह गया। आजकल जो राजनीति है वो एक तो नफरत, सांप्रदायिकता और तानाशाही, ये जो 3 हैं, ये 3 तरह के जो रवैये हैं, इन इनकी ओर जो है अग्रसर होती जा रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जो प्रचलन आजकल जैसे राजनीति का चल रहा है उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जी। बहुत सारे जो दल और समुदाय हैं, पार्टीज की अगर हम बात करें तो अपने आप को लोकतांत्रिक कहती हैं। इस बात से कितने सहमत हैं आप सर? जो किसी भी कोई भी पार्टी है, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी है या विपक्षी पार्टी है, उनका नज़रिया एक तो जनता के भलाई के लिए होना चाहिए, या जो जितने भी कार्मिक हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी भलाई के लिए होना चाहिए। लेकिन हम देखने में हमें क्या आता है, एक तो जैसे जितने भी कार्मिक हैं, उनकी जो एक माँगें हैं, एक तो पुरानी एसीपी की माँग है, और इसी तरह से एक है आयुर्वेदिक चिकित्सकों की डीएसीपी की माँग है, और इसी तरह से जितने भी एनपीएस कार्मिक हैं उनकी माँग है। तो इस इनके प्रति जो सरकार का जो नज़रिया है वो लोकतांत्रिक कभी रहा ही नहीं। सर, अगर आप ही की बात करें तो आप सामाजिक कार्यों में भी बहुत एक्टिव नज़र आते हैं और तमाम जी, जो जी। संस्थान हैं उनके साथ भी आप सामाजिक कारणों की वजह से जुड़े हुए नज़र आते हैं। तो जी। ऐसे एक सवाल हर किसी के मन में आता है, क्योंकि सर आप चिकित्सा विभाग के हैं और आप खुद स्वयं आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो आपसे ये सवाल बनता है सर कि आयुर्वेदिक के ऊपर लोगों का विश्वास थोड़ा कम नज़र आता है, जबकि आयुर्वेदिक जो है हमारा अगर देखें तो पौराणिक तरीके से चलता हुआ एक तरीका है जिससे स्वास्थ्य को लेकर जो है बहुत फ़ायदा हर किसी को मिलता आया है, लेकिन उसका प्रचार-प्रसार कहीं न कहीं कम नज़र आता है। जो एलोपैथ के कंपैरिजन में आयुर्वेद का या अन्य जितनी भी आयुष पद्धतियाँ हैं, जैसे होम्योपैथी है या यूनानी है, इनका जो कम प्रचार प्रसार है, इसका जो मूल कारण है वो सरकार का जो एक तरह से कहते हैं कि सौतेला रवैया होता है, जो वो इसकी मूल वजह है। अब जैसे इसमें 100 रुपये माना, हम मान के चले 100 रुपये बजट आता है, तो उसमें 97 रुपीज़ जो एलोपैथ में चला जाता है। बाकी जो 3 रुपीज़ है उन्हें वो भी आप मान लीजिए कि 1 रुपीज़ आयुर्वेद में जाता है, 1 रुपीज़ जो है यूनानी में जाता है, 1 रुपीज़ होम्योपैथी में जाता है। तो इतने कम बजट में किसी चिकित्सा पद्धति को प्रमोट कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो सरकार को जो है इसमें बजट भी बढ़ाना चाहिए और अपनी नीतियाँ भी इस तरह से बनानी चाहिए कि आयुर्वेद को जो है एक तरह से जनता जो है हाथों हाथ ले। और ये आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, जिसका कि एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद ही सभी चिकित्सा पद्धतियों की एक तरह से जननी है, और जितनी भी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति की अगर बात की जाए तो वो आयुर्वेद ही है। तो अगर सरकार जो है गंभीरतापूर्वक आयुर्वेद के लिए अगर बजट को बढ़ाएगी और आयुर्वेद के लिए अगर एक तरह से विकासशील नीति नीति बनाएगी और उसको लागू करेगी, तो निश्चित रूप से जो है आयुर्वेद जो है जन जन के बीच जो है पहुँच पाएगा, और जिससे कि एक जनमानस को जो है अत्यधिक लाभ मिलेगा।
सर अगर बात करें फिर से राजनीति की तो कहीं न कहीं जब देखिए अब 2022 के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, कम समय रह गया है, बहुत कुछ ही महीनों का समय शेष बचा है और वहीं बात करें तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या हम बात करते हैं किस तरीके से हमारी इकोनॉमी ऊपर जाए या तमाम इन फैक्ट्स फिगर पे बात करते हैं, तो हम वोट माँगने के एक मूल उसमें आते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तमाम जो पार्टियाँ हैं भावनात्मक तरीके से कहीं न कहीं उसका रुख ले लेती हैं, धर्म के आधार पे, कस्बे के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से, उसको कितना सही मानते हैं सर आप? राजनीति का एक तो उसे धार्मिक नज़रिए से अगर उस वोट मांगा जाए या फिर हो सकता है कि अन्य कोई जो जाति है, उपजातियां हैं, इनके आधार पे वोट मांगा जाए, तो ये इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम धार्मिक आधार पे राजनीति करते हैं या धार्मिक आधार पे अगर वोट मांगते हैं, तो इससे एक तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। सर अगर बात करें तो युवा जो हैं रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी प्रदेश का, देश का। तो इसी के लिहाज में अगर बात करें युवाओं का कहीं न कहीं रुझान आजकल राजनीति में बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको एक गलत ढंग से देखा जाता है क्योंकि देख सकते हैं कि बहुत सारे युवा जो हैं सड़कों पे उतरते हुए नारेबाज़ी करते हुए नज़र आते हैं। जबकि युवाओं के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो गलत चीज़ को पकड़ें, गलत चीज़ का समर्थन ना करें, उसके खिलाफ प्रदर्शन करें। लेकिन प्रदर्शन करने का भी एक लिहाज़, एक तरीका होता है, उसको किस तरीके से देखते हैं सर आप? आज का जो युवा है, एक तो पढ़ा लिखा है, एक टैलेंटेड भी है, एक सुलझा हुआ भी है। तो अगर इस तरह के जो युवा हैं, अगर इन्हें राजनीति में मौका दिया जाता है, साथ ही साथ ये है कि उन्हें समाज समाज में के जो भी मुद्दे हैं उनसे भी अगर रूबरू करवा के अगर उन्हें राजनीति में मौका दिया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो राजनीति और अनुभव, इसमें युवा जोश और अनुभव, ये राजनीति में इन दोनों का जो है, इनके बीच एक समन्वय होना चाहिए, एक समावेश होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने युवा जोश को मौका देने की बात करी। वहीं अगर मैं बात करूँ तो 2 वर्ग इसमें युवाओं के कैटेगराइज़ होते हैं, जिसमें एक वर्ग तो है जो बहुत एक्टिव रहता है राजनीति में और वहीं एक वर्ग ऐसा है जो वोट ना देने पे सहमति बनाता है, जो सहमति बनाता है कि नोटा का बटन दबा दिया जाए क्योंकि कोई भी ऐसा दल नहीं है जो उनके सपने साकार कर सके। और अगर सपनों की बात करी जाए यहाँ पे सर तो रोज़गार से है, सपनों की बात यहाँ करी जाए तो शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है। सपनों की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर है किस तरीके से बेहतरी जो है लिविंग पे दी जा सकती है। तो सर इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या युवा जोश जो ये सोचता है कि कोई भी दल सही नहीं है, इसको कितना सही मानते हैं सर आप? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आज का युवा है, एक तो मेरे ख्याल से वो एक तो बेरोजगारी से परेशान है, और अगर कोई गरीब युवा है तो वो अशिक्षा से भी परेशान है। अशिक्षा इसलिए नहीं कि घर वालों ने पढ़ने नहीं भेजा, क्योंकि गरीब हैं तो पढ़ नहीं पाए। सर विकास की बात करें क्योंकि बड़े लंबे समय से हम विकास की ही बात कर रहे हैं। विकास की ही अगर मैं बात करूँ तो विकास के बहुत से मापदंड होते हैं। उन्हीं मापदंडों की बात करी जाए तो जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम चीज़ें आती हैं। व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है कि विकास के और क्या मापदंड होने चाहिए जिसके लिहाज में चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिहाज में कोई भी व्यक्ति जो है अपना राजनीतिक दल चुन सकता है? विकास का जो एक मापदंड है, एक तो शिक्षा है, एक चिकित्सा है, और एक एक सामाजिक मापदंड भी है कि समाज में जो एक तरह से जो भय है, जो भय का माहौल है, वो एक विकसित समाज में भय का माहौल नहीं होना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, तो अगर हम एक कोई सभ्य समाज बनाना चाहते हैं या विकसित समाज बनाना चाहते हैं, तो इसके बनने के मार्ग में जो भ्रष्टाचार जो है, एक तरह से दीमक का काम करता है। सर अगर बात करें तो समाज कल्याण और राजनीतिक परिवेश ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है आइपा की मुहिम चल रही है, जिसको प्रगतिशील दिशा दिखाने की मुहिम जो है आइपा ने छेड़ी है। इस मुहिम को किस तरीके से देखते हैं सर? और अगर आपका मार्गदर्शन आइपा को मिल जाए इस समय तो बहुत सही रहेगा। आइपा आइपा अगर सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, तो ये एक अच्छी सोच है, एक नई सोच है। और आइपा को जो है, एक मैं सुझाव देना चाहूँगा कि आइपा को एक तरह से जो है अपनी जो सही, एक तो अपना सही करते रहें, सही सोच रखें, नई सोच रखें, और निष्पक्ष सोच रखें, पूरी ईमानदारी से काम करें।
तो साथ ही साथ जो है वो केवल राजनीतिज्ञों के बीच में ही ना जाके जनता के बीच जाके भी अपना सर्वे करें और वहाँ जा जनता के बीच जाकर भी कार्य करें, तो आईपा की जो मुहिम है वो ज़्यादा प्रभावी रहेगी। तो आईपा का भविष्य जो है शुभ हो, इसके लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। आईपा के साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। ये थे डॉक्टर पसबोला जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमसे बातचीत करी। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।